नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि बढ़िया होगा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जैसे हमेशा पढ़ते हैं, और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण बिंदुएं इनसे बनेंगे उन सभी पे फोकस करेंगे। तो देखिए, हमारा जो ये प्रश्न लिया गया है, जो क्लास है, ये सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न होते हैं। ये सभी एग्जामों में पूछे गए होते हैं। ऐसे कहीं साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया, ऐसे कहीं से प्रश्न नहीं लिए जाते हैं। ये जो प्रश्न होते हैं सभी एग्जाम में पूछे गए होते हैं, और इन प्रश्नों से संबंधित जो पूछे जाने की संभावना होती है प्रश्न की, वो सभी प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया जाता है ताकि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ दिया जा सके। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है, पहला आ चुका है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है। किससे है? मॉडर्न हिस्ट्री से। और आपके जीएस के यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन होने वाला है, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। देखिए, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई? तो ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ऐवी नहीं लिया गया है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की जो स्थापना हुई थी वो सूरत में हुई थी। आइए चलिए इस प्रश्न से संबंधित बात कर लेते हैं। सूरत अगर आपसे पूछ ले कि किस जगह पे है, तो ये गुजरात में है। भारत में सबसे ज़्यादा हीरा घिसाई का काम भी यहीं पे सूरत में ही किया जाता है। देखिए, अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री है भारत में, अंग्रेज जो आए और फिर उसके बाद फ्रांसीसी, इन दोनों की जो पहली फैक्ट्री है वो कहाँ पे लगी थी? फ्रांसीसी गलत लिखा गया है, पहले सही कर लेते हैं। नहीं, सही तो था, फ्रांसीसी। इन दोनों की जो पहली फैक्ट्री है यहाँ पे, इन दोनों की जो पहली फैक्ट्री की स्थापना है, ये आप लोग नोट करेंगे। फ्रांसीसी और फिर अंग्रेज, इन दोनों की जो पहली फैक्ट्री है वो यहीं तो लगी थी। कहाँ पे लगी थी? वहीं पे लगी थी। ओ नो, फैक्ट्री। इन दोनों की पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगी थी? अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों की जो पहली फैक्ट्री है उसकी स्थापना सूरत में हुई थी। तो वही प्रश्न भी कह रहा है। तो अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री है, इसमें एक लोचा था कि इन्होंने जब पहली फैक्ट्री लगाने की जो शुरुआत की थी 1608 में की थी, लेकिन ये किसी कारण से लग नहीं पाया था। जो अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री जो स्थापना हुई थी वो सूरत में हुई थी। और कब हुई थी? 1613 में। कब हुई थी? 1613 में इसकी स्थापना हुई है। ये आप लोग पढ़े भी होंगे। और जो फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री लग के तैयार हुई थी वो सूरत में लगी थी 1668 में। कब लगी थी? 1668 में लगी थी। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सूरत से एक और चीज मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरत अधिवेशन। ठीक, सूरत अधिवेशन के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कांग्रेस से संबंधित प्रश्न है। सूरत का अधिवेशन ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो 1907 डेट आप लोग याद रखेंगे, 1907 में हुआ था। और सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी बातें पूछा जाता है कि सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस थे। और इस अधिवेशन में ऐसा क्या खास था? इसमें क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें कांग्रेस का क्या हुआ था? विभाजन हो गया था। और किस में हुआ था? नरम दल और गरम दल में इसमें विभाजन हुआ था। नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो ये इतनी बातें इस प्रश्न से याद रखेंगे। आइए चलिए पहले इसका रिवीजन करते हैं कि भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? सूरत, गुजरात में भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी 1613 में। सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी और फ्रांसीसियों ने 1668 में पहली फैक्ट्री खोली थी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सूरत अधिवेशन की बात करें तो 1907 में हुआ था। अध्यक्षता कौन की थे? रास बिहारी बोस जी ने किया था। और जो विभाजन है वो नरम दल और गरम दल में हुआ था। नरम दल और गरम दल में हुआ था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे।
आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाइए। और यहाँ पे जो दूध से संबंधित सभी प्रश्न हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए श्वेत क्रांति जो था इसका संबंध पूछ लेते, ऑपरेशन फ्लड भी इसे बोला जाता है, तो ये भी आप लोग रंगे हाथ आप लोग लिख लीजिए। इसे क्या बोलते हैं, श्वेत क्रांति को क्या बोलते हैं, इसे ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे इसके संबंध किससे है, ये भी बातें पूछा जाता है कि ऑपरेशन जो है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो ये दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है। अब दूध से संबंधित क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं देख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि दूध में अम्ल कौन सा पाया जाता है, तो दूध में आप लोग नहीं भूलेंगे कि इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि दूध में शर्करा कौन सी पाई जाती है, शर्करा कौन सी पाई जाती है, तो इसमें लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा, लैक्टोज नामक शर्करा। अगर आपसे पूछे कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 के आसपास, 6.5 के आसपास लगभग में मिलता है, ये इतना होता है इसका पीएच मान। अगर आपसे पूछे कि दूध का मापन किस यंत्र से करते हैं, दूध की शुद्धता का माप किस यंत्र से करते हैं, तो लैक्टोमीटर से इसको मापते हैं। किस यंत्र से, लैक्टोमीटर से मापते हैं। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि दूध के बारे में इसका पाचन कौन सा एंजाइम करता है, पाचन, तो रेनिन नामक एंजाइम इसका पाचन करता है। रेनिन नामक एंजाइम। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि यहाँ पे मतलब मेरे पीछे ये जो कंटेंट जो हम लिखते हैं वो छिप जाता है, तो मैं अब आगे से ध्यान रखूँगा कि मैं मतलब ऐसे जगह पे खड़ा हूँ ताकि आपको जो पीछे लिखा हुआ है वो छिपे ना। ठीक, जो दूध का पाचन रेनिन नामक एंजाइम करता है, तो एंजाइम के बारे में याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग को क्या याद रखना है, पाचन हो गया, रेनिन एंजाइम। अगर आपसे पूछे कि दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो किसके कारण होता है, दूध में जो सफ़ेद रंग होता है, सफ़ेदपन होता है, वो केसीन के कारण होता है। और गाय का दूध आप लोग देखेंगे, गाय का दूध उसमें पीला रंग होता है, थोड़ा पीला टाइप का होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि गाय के दूध में पीला रंग किसके वजह से होता है, तो ये होता है कैरोटीन के वजह से। किसके वजह से, कैरोटीन की वजह से होता है। तो ये सभी जो बातें हैं सभी एग्जामों में पूछी गई हैं, जितना लिखा गया है आप लोग सभी को याद रखेंगे। देखिए श्वेत क्रांति का जनक पूछे तो, या फिर इसे ही श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, और इसका संबंध किससे, दूध से। ओहो, मेन प्रश्न तो लिखा ही नहीं हमने कि श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो भैया लिख लीजिए वर्गीज कुरियन, यहाँ पे लिख लीजिए किसे माना जाता है, वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक, इतनी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। किसे श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, यहाँ पे बॉक्स बना के लिख दीजिए, वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और दूध में अम्ल पूछे तो लैक्टिक अम्ल इसमें पाए जाते हैं। शर्करा पूछे तो लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। दूध का पीएच 6.5 के आसपास होता है, और इसका मापन किससे करते हैं, लैक्टोमीटर से मापते हैं। दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन नामक एंजाइम होता है। और दूध में सफ़ेद रंग जो होता है उसमें सफ़ेदपन वो केसीन की वजह से होता है, और दूध का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सभी प्रश्न आप लोग इंडियन जियोग्राफी में पढ़ेंगे। ये प्रोजेक्ट वगैरह से संबंधित, जो टाइगर वगैरह से संबंधित है। और बात करते हैं कि ये कई बार एग्जामों में पूछा गया, प्रोजेक्ट टाइगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो भारत में शुरुआत है वो 1973 में हुई थी। कब, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला बात तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर आपसे पूछे कि इसका नेतृत्व तो किसने किया था, तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो कैलाश सांखला ने इसका नेतृत्व किया था। कैलाश सांखला। अब यहाँ पे एक कैलाश सत्यार्थी भी हैं जिसे मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन ये कौन है, नेतृत्व करता है इसके कैलाश सांखला। वो कैलाश सत्यार्थी थे, ये कैलाश सांखला हैं। और ये कहाँ के इसका जो प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत, और ये कहाँ के थे, राजस्थान के रहने वाले थे। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर आखिर भारत में आया क्यों, कोई भी प्रोजेक्ट क्यों लाया जाता है। तो ये जो है बाघों के संरक्षण के लिए आया था। किसके संरक्षण के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए आया था। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर लिखा है, तो बाघों के से संरक्षण से ही संबंधित होगा कि बिल्लियों के संरक्षण से संबंधित होगा। नहीं, ये बाघों के संरक्षण से संबंधित होगा। तो बाघों के संरक्षण के लिए, ठीक,
ये बातें आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक, अब अगर आपसे पूछे कि एक और प्रोजेक्ट के बारे में, अगर आपसे पूछे कि भारत में प्रोजेक्ट हाथी कब आया था, जिसे एलिफेंट भी बोलते हैं, प्रोजेक्ट हाथी कब आया था, तो 1993 में प्रोजेक्ट हाथी आया था। कब? प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आया था, 1992 में आया था। ठीक, अगली बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित था, तो प्रोजेक्ट जो 75 है इसके तहत भारत में 6 पनडुब्बियों का निर्माण करना था। इसके तहत भारत में 6 पनडुब्बी बनाई गई थी। इसके तहत भारत में 6 पनडुब्बी का निर्माण किया गया था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो 6 पनडुब्बियों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो इसमें भारत और फ्रांस दोनों साथ मिलकर इसका निर्माण किए थे। कौन? फ्रांस एंड भारत निर्माण किए थे। आप लोग सुने होंगे INS कलवरी, INS बेला, INS खांडेरी, INS वागसीर, इस तरह के वो 6 पनडुब्बियों का जो निर्माण किया गया था उन सभी, तो वो इसी प्रोजेक्ट 75 के तहत ही किया गया था। भारत में 6 पनडुब्बी का निर्माण हुआ था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में नहीं, भारत और फ्रांस दोनों मिलकर के किए थे। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, यही पूछा ही जाता है 1973 कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1973 बस यही पूछा जाता है। ये नेतृत्व किसने किया था? कैलाश सांखला, ये नहीं पूछा उतना जाता है। और राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। आप लोग अपनी जानकारी के लिए याद रख सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट हाथी भी याद रखेंगे, 1992 में आया था। ठीक, और प्रोजेक्ट 75 इसके तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया था भारत और फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा? भारत और फ्रांस के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। इसी तरह का रोज रोज प्रश्न पाने के लिए, यानी कि क्लास पाने के लिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तब तक के लिए आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि फसलों के लिए कौन निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य को क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं क्या? MSP। इसको क्या बोलते हैं? MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। तो एक आयोग है जिसका नाम है CACP, इसको कहते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग, और मूल्य आयोग। अब इसको ही बोलते हैं CACP का मतलब क्या? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, ऐसे करके इसका फुल फॉर्म होता है। अब जो कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये भारत की जो फसलें हैं उनकी MSP तय करता है। ठीक, न्यूनतम समर्थन मूल्य उसका तय करता है फसलों का। और भारत में पूछा जाता है एग्जामों में, कुल कितने फसलों की MSP, मतलब कितने फसलों पे MSP लगती है, तो 23 फसलों के लिए MSP तैयार की जाती है। 23 फसलें जो है MSP के दायरे में आते हैं। जबकि गन्ना जो है, गन्ना हमारे फसल, गन्ने के लिए क्या जारी किया जाता है? गन्ना जो है इसके लिए FRP जारी किया जाता है। FRP का फुल फॉर्म क्या होता है? FRP को बोला जाता है उचित और लाभकारी मूल्य। गन्ने के लिए FRP जारी होता है, इसे जो है MSP के दायरे में नहीं रखा जाता। ये भी बातें अलग से आप लोग ध्यान रखेंगे। 1966 से गन्ने पे क्या जारी की जाती है? FRP जारी की जाती है। FRP के तहत गन्ने का जो रेट है कि कितने में बिकेगा गन्ना, ये तय किया जाता है। तो ये अलग से आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और एग्जामों में पूछा जाता है। ये प्रश्न एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ पे कृषि लागत और मूल्य आयोग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसकी स्थापना के बारे में हम लोग देख लेते हैं CACP की। तो सबसे पहले जो CACP की स्थापना होती है 1965 में, तब इसका क्या नाम था? कृषि मूल्य आयोग नाम था। जब इसकी स्थापना हुई कृषि मूल्य आयोग के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? ये
1965 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर 1885 में इसका नाम बदल करके कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। क्या हो गया इसका नाम? कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1965 आप लोग बताएंगे। कितना? 1965 ही सही है। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। ये इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इकोनॉमी का जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ये जो एमएसपी वगैरह और एफआरपी वगैरह और कृषि लागत और मूल्य आयोग कितने फसलों पे ये जारी किया जाता है, ये सभी इकोनॉमी में एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक, तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बवाल इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि भारत के लिए कौन निकाय या फिर संस्था भी कह सकता है, ठीक, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि यही भारत में जो है, भारत में फसलों पे एमएसपी तय करता है। भारत में के एमएसपी के दायरे में भारत में 23 फसलें आती हैं, लेकिन गन्ना के लिए कोई एमएसपी वगैरह नहीं लागू किया जाता। गन्ना के लिए एफआरपी जारी की जाती है भैया, और इसका जो गन्ने का रेट है एफआरपी के तहत 1966 से तय किया जाता है हमारे देश में। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, पक्की बात है। और कृषि मूल्य आयोग की जो स्थापना है वो 1965 में हुई थी। बाद में उसका नाम बदल करके कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। और अगला प्रश्न है पॉलिटी से है, और इसे कहते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? तो देखिए, ये भी एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ये भारत में 2009 में आया था। लेकिन लागू होने की बात अगर आपसे करें कि लागू, देखिए अधिनियम तो पहले आ जाता है, बाद में चल करके लागू बाद में होता है। लेकिन ये एग्जामिनर आपको यहाँ पे एक इसको स्कोप मिल जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि अधिनियम कब आया। तो बच्चा अगर लागू वाला पढ़ के जाएगा 2010 तो 2010 में लगाएगा, क्योंकि ये लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ था। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब शिक्षा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? देखिए, शिक्षा के बारे में हमने 2 संविधान संशोधन याद कराया था, लेकिन यहाँ पे शिक्षा के बारे में आप लोग महत्वपूर्ण एक संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुई थी। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसके तहत संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? इसके तहत संविधान में कौन से अनुच्छेद को जोड़ा गया? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके तहत संविधान में अनुच्छेद नंबर 21 का ए जोड़ा गया। 21 का ए, और अनुच्छेद नंबर जो 21 का ए है ना, यहाँ पे कैसे लिखें, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए। अनुच्छेद जो 21 का ए है, इसमें कहा गया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं ना, वो घूमते हुए नज़र नहीं आने चाहिए। वो घूमते हुए नज़र पोखरे पे या मंदिर के पास घूमते हुए नज़र नहीं आना चाहिए। वो सभी कहाँ पे जाने चाहिए? विद्यालय में जाने चाहिए। और इसके तहत अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार बनाया गया। कैसा अधिकार? मौलिक या फिर मूल अधिकार बनाया गया। ठीक, तो ये बातें पक्की बातें हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद नंबर 51 ए में एक फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ी, जिसे मौलिक अधिकार बोलते हैं। उसमें कहा गया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं ना, ये कहीं घूमते हुए नज़र नहीं आने चाहिए। ये कहाँ पहुँचने चाहिए? विद्यालय। और इसके तहत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार बनाया गया, मौलिक कर्तव्य बनाया गया। कि मतलब जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो कहाँ जाएं? विद्यालय में जाएं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये डेट आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी कभी यही पूछा जाता है कि कितने वर्ष के बच्चों के लिए था, तो 6 से 14 वर्ष। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। 0 से 6 वर्ष कोई बच्चे नहीं होते। 0 से 6 वर्ष तक वो पढ़ने ही नहीं जाते हैं, शिशु अवस्था में होते हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चे। केवल दूध खेलना, मतलब उनको दूध पीना और फिर इधर उधर सामान तोड़ने से मतलब होता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। तो पहले इसका रिवीजन तो कर लें। देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है 2009 में आया था, और बात करते हैं इसको लागू 1 अप्रैल 2010 से किया गया। और अगली बात हमने 86वां संविधान संशोधन के द्वारा बताया क्या कि अनुच्छेद इसके तहत अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया और कहा गया 6 से 14 वर्ष के लिए जो बच्चे हैं उनके शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। फिर इसी अनुच्छेद के तहत ही, इसी संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद
यहाँ पे ए नहीं लिखे थे, अनुच्छेद 51A भी जोड़ा गया। और 6 से 14 वर्ष के बच्चे का जो शिक्षा है वो मौलिक कर्तव्य भी है, उनके पेरेंट्स का मौलिक कर्तव्य है कि इतने जो एरिया मतलब इन 6 से 14 वर्ष के बच्चे उनको शिक्षा दी जाए। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब हुआ था? तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे ही नहीं लिया गया है, एनटीपीसी की एग्जाम में पूछा गया था 2021 वाला, उठा के देख लेना। कह रहा है कि गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब हुआ था? तो ये एक समिति है जो कि बनी थी 1984 में, और एग्जाम में पूछ लिया तो आप भी याद रखना, हो सके फिर पूछे किसी एग्जाम में, तो आप लोग इसे ध्यान रखना। और इसी संबंधित प्रश्न अब महात्मा गांधी जी आए हैं तो पकड़ लेते हैं इन्हीं को, महात्मा गांधी जी को पकड़ते हैं और इनसे प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है महात्मा गांधी जी से संबंधित प्रश्न? और गांधी जी को, महात्मा गांधी जी थे ना, इनको अर्धनग्न फकीर एक बार एक लोग कह दिए थे। क्या कह दिए थे? अर्धनग्न, अर्धनग्न फकीर। अब हो गई थी बवाल जब इसको अर्धनग्न फकीर, आपको कोई कुछ कह दे तो आप गुस्साएंगे नहीं क्या? तो ये जो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने किया कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार तो एग्जाम में पूछ लिया था कि महात्मा जी लंगोटी कब से पहनना शुरू किए। तो ये सभी बातें ध्यान रखिएगा क्योंकि कुछ भी प्रश्न पूछ लेता है महात्मा गांधी जी के बारे में। तो अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता था। भर्ती कराने वाला सार्जेंट, भर्ती कराने वाला सार्जेंट क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये बहुत सारे भारतीय युवाओं को ब्रिटिश जो सेना थी उसमें भर्ती करवाए थे, तो इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता था। ठीक, इनकी महात्मा गांधी की एक आत्मकथा है जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है आत्मकथा के बारे में। इनका आत्मकथा या फिर पुस्तक करके पूछता है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग इनकी पुस्तक है। सत्य के साथ मेरा क्या? मेरा प्रयोग, इनकी एक पुस्तक है या फिर आत्मकथा कह सकते हैं, आत्मकथा भी है इनका, और ये महात्मा गांधी जी की है। ठीक, और अगला प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका एक फेमस नारा था जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिए थे, करो या मरो का नारा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो गांधी बाबा ने दिया था। और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यहाँ पे नोट कर लीजिए, और अगर जगह नहीं है तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अगर आपसे पूछ ले कि किसने दिया था भाई, तो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत देने वाले हैं ये भी आपके महात्मा गांधी जी हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गांधी जी से संबंधित प्रश्न था तो यहाँ पे आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि गांधी जी से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। मॉडर्न हिस्ट्री के ये सभी प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री आपके किसी भी एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपके लाइफ में भी 4 चांद लगा सकता है क्योंकि इसी से सिलेक्शन होगा। ठीक, अब गांधी स्मृति 1984 तो बात हो गई। ठीक, अगला बात है कि गांधी जी के बारे में तो बहुत समय से ये सभी प्रश्न हम लोग पढ़े नहीं थे कि इनको अर्धनग्न फकीर कौन कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने। हालांकि पढ़ाया आपको सभी गया है मेरे ही चैनल पे, मेरे ही द्वारा। और इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता था क्योंकि बहुत सारे भारतीय युवाओं को ये ब्रिटिश सेना में भर्ती करवाए थे। और सत्य के साथ मेरा प्रयोग भी इनकी जो आत्मकथा है ये एग्जाम में पूछी जाती है। और नारा इनका क्या था? करो या मरो का नारा इन्होंने दिया था, डू और डाई। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया? तो जहां तक हाई कोर्ट की बात है, उच्च न्यायालय सबसे पहला हाई कोर्ट कब बना था? और नवीनतम जो हाई कोर्ट है ये अमरावती में बना था। कहाँ बना था? अमरावती। किसी प्रश्न में हमने गलती से बता दिया था हैदराबाद नवीनतम हाई कोर्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा गलती थी जिसके वजह से मैं क्षमा मांगता हूँ आप सभी से। तो आप लोग अब ध्यान रखिएगा कि नवीनतम जो हाई कोर्ट है अमरावती, और एक जगह कहीं बताए हैं कि अमरावती हाई कोर्ट है, मुझे खुद नहीं याद है किस वाले क्लास में, और किसी का कमेंट आया था तो मैं जान पाया। और अमरावती नवीनतम भारत का हाई कोर्ट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ का हाई कोर्ट है तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपसे पूछे कि जो हाई कोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम भारत में क्या आता है? हाई कोर्ट
एक्ट आता है। भारत में क्या होता है, हाई कोर्ट एक्ट कब आता है, 1861 में भारत में हाई कोर्ट एक्ट आता है। इसके तहत 1862 में 3 जगह हाई कोर्ट का निर्माण कराया गया। कहाँ पे, एक तो आपका कोलकाता में हुआ था। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछता है कि भारत का पहला हाई कोर्ट कौन था, तो कोलकाता वाला यहाँ पे ऑप्शन में सही होता है, कोलकाता हाई कोर्ट। और बॉम्बे में भी इसके तहत हाई स्थापना की गई थी, और मद्रास में। ये 3 जगहों पे हाई कोर्ट की स्थापना की गई। अगर आपसे पूछे कि भारत का जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, अगर आपसे पूछे कि भारत का जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, वो है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। कहाँ पे है इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश में। और ये सबसे बड़ा हाई कोर्ट का मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यायाधीश होते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा भारत का हाई कोर्ट भवन है क्या, सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ ले कि भारत का जो है हाई कोर्ट भवन कहाँ का है, तो वो आपके रांची हाई कोर्ट है। कहाँ का, रांची कहाँ पे है, तो झारखंड की राजधानी है। तो यहाँ पे झारखंड हाई कोर्ट जो है रांची वाला, ये इसका सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन है। भवन का मतलब क्या, वो जो बिल्डिंग बना हुआ है वो सबसे बड़ा है। ठीक, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों में ये सबसे ज़्यादा बड़ा है इलाहाबाद वाला। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने क्या बताया कि भारत का नवीनतम जो उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया था, तो अमरावती में बनाया गया था। 1 जनवरी 2019 को इसका हाई कोर्ट बनाया था अमरावती में, सबसे नवीनतम है, लेटेस्ट वाला एकदम। और हाई कोर्ट एक्ट भारत में 1861 में आता है। इसके तहत भारत में 3 प्रेसिडेंसियों में हाई कोर्ट की स्थापना हुई, एक तो कोलकाता, एक तो बॉम्बे, एक तो मद्रास। इन तीनों जगह हाई कोर्ट की स्थापना हुई। अगर भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट पूछ रहा है एग्जाम में, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश वाला है। अगर सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन पूछ रहा है, तो रांची झारखंड वाला है। और भी हाई कोर्टों के बारे में हम लोग पढ़ते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये पॉलिटी से इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। हाई कोर्ट से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो देखिए बहुत बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, और हम लोग भी पढ़े हैं बहुत बार। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो आप लोग याद रखेंगे 16 अप्रैल 1853 में चली थी। और इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। तो नाम भी आप लोग इसका याद रखेंगे, ये किसी मोहतरमा का नाम नहीं है, ब्लैक ब्यूटी ये ट्रेन का नाम है। अगर आपसे पूछे कि किसके शासनकाल में चली थी, तो डलहौजी के शासनकाल में चली थी। अगर आपसे पूछे कि कितने किलोमीटर चली थी, तो 34 किलोमीटर चली थी। अगर आपसे पूछे कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से थाने तक चली थी, मुंबई से थाने तक चली थी। तो ये इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे ये भारत में पहली ट्रेन है ना, लेकिन अगर आपसे पूछे कहीं कि विश्व में पहली ट्रेन कब चली थी, विश्व में अगर आपसे पूछे कि पहली ट्रेन कब चली थी, तो विश्व में जो पहली ट्रेन है वो 1825 में चली थी। कब, 1825 में चली थी। और भी चीज़ें प्रश्न पूछी जाती हैं कि भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी, पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन है, ऐसे भी पूछा जाता है। ये सभी ट्रेनों के बारे में पूछा जाता है। कब चली थी भारत में अंडर वाटर मेट्रो, कब चली थी। ठीक, तो दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी, भारत में बुलेट ट्रेन कब आने वाला है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस तरह के प्रश्न जब आएंगे सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। आप लोग धैर्य बना के और क्लास में जुड़िए। ठीक, तो हाँ, और कुछ प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो बच्चों को बचपन में ही पढ़ाया जाता है। और ये जापान का भी बच्चा जानता है कि रेलवे का जो आविष्कार है रेल इंजन का, वो जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। किसने किया था, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। ठीक, ये रेलवे का इंजन का आविष्कार। अगर आपसे पूछे कि भाप इंजन का आविष्कार, ये दोनों अलग बात है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पे आंख मूंद के क्या लगा देंगे, जेम्स वाट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। तो ये दोनों एग्जामों में पूछी गई हैं, तो इसे भी आप लोग रंगे हाथ याद रखेंगे। क्या प्रश्न है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 में। किसने चलाया था, डलहौजी काका ने चलाया था। और बात करते हैं कितने किलोमीटर चलवाए थे, 34 किलोमीटर। क्यों 34 किलोमीटर ही, क्योंकि इतना ही तेल था। उसके बाद ब्लैक ब्यूटी इसका नाम था। ठीक,
मुंबई से ठाणे के बीच में चलाया गया था। और विश्व में जो पहली ट्रेन है 1825 में चली थी। और रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। और भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ठीक। और दूसरी वंदे भारत ट्रेन किन शहरों के बीच में चली थी? देखिए, जो पहली वंदे भारत ट्रेन है ना और दूसरी वंदे भारत ट्रेन, इन दोनों के बारे में याद रखेंगे। और पहली वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला प्यार और पहला प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट होता है। और ये चली थी कहाँ से? ये नई दिल्ली से चली थी। नई दिल्ली से कहाँ तक चली थी? नई दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। कहाँ तक? नई दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। और दूसरी जो वंदे भारत ट्रेन है ये नई दिल्ली से कहाँ तक चली थी? नई दिल्ली से कटरा तक चली थी। कहाँ तक? कटरा तक चली थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जो ये हमारे वंदे भारत ट्रेन है ना, वंदे भारत ट्रेन, इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए चलिए देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसका पुराना वाला नाम क्या है, वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम क्या है, तो ट्रेन 18 नाम है। क्या है? ट्रेन 18 इसका नाम है। और वंदे भारत ट्रेन ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वंदे भारत ट्रेन जो है ना, ये भारत में शुरू हुई। ये भारत की जो पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। कैसी ट्रेन है? पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक, वंदे भारत ट्रेन। और जो वंदे भारत ट्रेन की अगर स्पीड की बात करें कि कितने किलोमीटर पर आवर से चलती है, तो 160 किलोमीटर पर आवर से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अगर आपसे मुझे वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किसने किया, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इसका निर्माण किया था। ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इसका निर्माण किया था। तो ये भी बातें एग्जाम में पूछी गई हैं। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं सभी बातों का, कि देखिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन किन शहरों के बीच में चला था, तो ये नई दिल्ली से कटरा के बीच में चला था। अगर आपसे पहली वंदे भारत ट्रेन पूछे तो ये नई दिल्ली से चली थी वाराणसी तक। वंदे भारत ट्रेन पूछ ले कि इसका पुराना नाम क्या है, तो ट्रेन 18 इसका पुराना नाम है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। कैसी ट्रेन है? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी जो स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बात करें कहाँ पे है, इसका निर्माण करती है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एग्जाम में बहुत पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे कि ये कब 1856, या आप लोग डेट याद रखेंगे 1856। और ये बात पूछा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह, इसमें सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? तो ये भी बातें एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें सर्वाधिक प्रयास किसने किया था। अब यहाँ पे आप लोग को याद रखेंगे ईश्वर चंद्र, इसमें सर्वाधिक प्रयास इसको जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को शुरू करने में किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सबसे ज़्यादा प्रयास किया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया कौन था, तो भारत लाने वाला कौन था, तो देखिए 1856 में किसका कार्यकाल था? लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था। तो कैनिंग ने इसको लाया था। ठीक, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, लाने वाला कौन था, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और पुनर्विवाह अधिनियम से संबंधित कैनिंग, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात ये पूछी जाती है कि कब आया था, तो 1856 का डेट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी बातें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, एक्ट किसने लाया? कैनिंग। जैसे अभी सती प्रथा के बारे में हमने क्या पढ़ा था? सती प्रथा के बारे में अगर आपसे पूछे कि सती प्रथा को समाप्त किसने किया था, ऐसे डायरेक्ट समाप्त, तो विलियम बेंटिंग का नाम आता है। किसका नाम आता है? विलियम बेंटिंग ने इसको समाप्त किया था। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सती प्रथा के समाप्त करने में सर्वाधिक प्रयास किसने किया था, सर्वाधिक प्रयास किसने किया था, तो कौन आते हैं? तो आते हैं आपका राजा राम मोहन राय का नाम आता है। और सती प्रथा को समाप्त कब किया गया था, तो 1829 में विलियम बेंटिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। अगर आपसे पूछे कि भारत में ठगी प्रथा का समाप्त किसने किया था, ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया था, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ठगी प्रथा अब कब समाप्त किया गया था और किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो आप लोग बताएंगे। यहाँ पे प्रश्न भी यहीं बोर्ड पे ही लिखा गया है, आप लोग बता दीजिए। चलिए
रिवीजन कर लीजिए। देखिए कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये 1856 में पारित किया गया था। कौन लाया था, तो कैनिंग लाया था, कैनिंग ने लाया था। लेकिन सर्वाधिक प्रयास किसने किया था, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मेहनत था, जिसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्या हुआ, पारित हुआ। और बात करते हैं सती प्रथा के बारे में। हमने बताया कि जैसे विलियम बेंटिंग ने इसे समाप्त किया था सती प्रथा को, लेकिन सर्वाधिक प्रयास कौन किए थे, राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। 1829 में इसको समाप्त किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया। तो देखिए परमाणु रिएक्टर के बारे में क्या एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे दो बातें की जाती है। अगर उद्घाटन की बात करें तो ये 1957 में उद्घाटन पूछे तो 1957 में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में जो पहला परमाणु रिएक्टर है ये कब बना, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कब बना था, मतलब कब स्थापना हुआ था, तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1956 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना, 1956 में। और इसका नाम क्या था, अप्सरा नाम था। क्या नाम था, अप्सरा नाम था। अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे स्थापना हुआ था तो ये ट्राम्बे में हुआ था। कहाँ पे, ट्राम्बे में हुआ था। कहाँ पे इसका स्थापना हुआ था, ट्राम्बे, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे, मुंबई में। और बात कर लेते हैं मुंबई कहाँ पे, महाराष्ट्र में, सॉरी ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसकी जो है स्थापना हुई थी। अगला बात आप लोग क्या याद रखेंगे, अगला बात ये याद रखेंगे, हाँ भारत में कुछ और अन्य परमाणु रिएक्टर हैं, अन्य रिएक्टर भी हैं, ऐसा नहीं इतना है, कुल 22-23 रिएक्टर हैं भारत के पास। और जो परमाणु रिएक्टर हैं वो जो परमाणु ईंधन होते हैं उनको विस्फोट करने का काम करते हैं। इनके भीतर जो है ऐसे कुआंनुमा बड़ा सा संरचना होता है। आप लोग गूगल पे भी सर्च करेंगे परमाणु रिएक्टर तो इसका चित्र आपको लोग को दिख जाएगा। ये क्या काम करते हैं, ये जो है जो परमाणु ईंधन है इसके अंदर परमाणु ईंधन को विस्फोट किया जाता है, जबकि परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होते हैं वो बिजली का उत्पादन करते हैं। और जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उसके अंदर जो परमाणु ईंधन होते हैं उसको विस्फोट किया जाता है। तो दोनों में अंतर है, ठीक। तो अन्य जो रिएक्टर हैं हमारे पास, जैसे हो गया आपका कौन सा हो गया, कामनी हो गया हमारे पास, और भी जो प्रमुख रिएक्टर है कामनी हो गया, पूर्णिमा भी हमने बताया था। पूर्णिमा का 3 वर्जन बनाया गया, पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3, इसका 3 वर्जन है, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे अन्य रिएक्टर के बारे में भी। और क्या, और हाँ नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं, रिएक्टर इसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये भी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हमने बताया भारी जल जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, D2O इसका फार्मूला होता है D2O। और ग्रेफाइट का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, किसमें, ग्रेफाइट का प्रयोग भी किया जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। तो जब उद्घाटन पूछ लेना तो 1957 में प्रधानमंत्री उस समय थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। और पहला परमाणु रिएक्टर जो था वो कब बना था, 1956 में। और इसका क्या नाम था, अप्सरा नाम था। और ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसकी जो है स्थापना हुई थी। और बात करें अन्य नाम, अन्य जो परमाणु रिएक्टर है, कामनी हो गया, पूर्णिमा हो गया। पूर्णिमा के 3 संस्करण, 3 जगह पूर्णिमा का 3 वर्जन बनाया गया, पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3। और मंदक के रूप में क्या चीज यूज किया जाता है, भारी जल जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट, ये मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि LIFO का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, या फिर इकोनॉमी से, किसी का भी इकोनॉमी से ही संबंधित कोई फुल फॉर्म दे करके, कोई शॉर्ट फॉर्म दे करके उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जामों में, या फिर कोई फुल फॉर्म दे करके उसका शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है एग्जामों में, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO का फुल फॉर्म क्या होता है, LIFO लास्ट इन, F से हो गया फर्स्ट, O से हो गया क्या, आउट। इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका फुल फॉर्म होता है। अभी हमने कल के क्लास में क्या बताया, LAN को बताया। तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है, लोकल एरिया क्या होता है, नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन को बताया था, WAN, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, क्या होता है,
इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, WAN का फुल फॉर्म होता है। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर LLL का फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, आप मूवी आई थी RRR मूवी आई थी ना, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, लेकिन यहाँ पे LLL का जो फुल फॉर्म है वो हम बता दे रहे हैं। इसका क्या होता है? लोअर, क्या होता है? इसका होता है लोअर लेवल लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है लोअर लेवल लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ाया था ना, बेसिक हो गया, पाइथन हो गया, C++ हो गया, और C++ हो गया, C हो गया, जावा हो गया, ये सभी लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ाया। उसी लैंग्वेज के बारे में ही बात हो रही है कि लोकल लेवल लैंग्वेज LL का ये होता है। और LTE आपके फ़ोन में पकड़ता होगा, कभी कभी LTE लिख के आता है, आप लोग जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्ग, T का मतलब शॉर्ट, सॉरी लॉन्ग टर्म, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म इसे इवैल्यूएशन। ठीक, इवोल्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, तो ये भी बातें यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे कि LTE का फुल फॉर्म क्या होता है, कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि LIFO का पूर्ण रूप क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका फुल फॉर्म होता है। LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और WAN का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। और LLL का फुल फॉर्म क्या होता है? लोअर लेवल लैंग्वेज। और LTE का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसका फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो हमने क्या बताया था, इसके सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य केवल 5 हैं। उसके बाद कोई भी देश आ जाए तो उसको लात मार के बाहर निकाल देते हैं। जैसे एक था आपका अमेरिका था, एक था आपका क्या चीन, इसके सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य थे। एक आपका था रूस, एक आपका था क्या फ्रांस, और एक आपका था क्या, कहाँ गया एक फ्रांस था, रूस था, एक आपका ब्रिटेन था। कौन था? ब्रिटेन। जबकि जो सुरक्षा परिषद है ना भैया, इसको हमने बताया था कि इसमें अगर आपसे पूछे कि कुल सदस्य कितने थे, तो इसमें कुल 15 सदस्य थे, और जिसमें से 5 क्या थे? अस्थायी सदस्य थे। 5 क्या थे? अस्थायी 15 में। और अस्थायी सदस्य कितने थे? 10। ठीक, 10 अस्थायी सदस्य। और इनका कार्यकाल हमने बताया था कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल जो है इनका 2 वर्ष का होता है। और ये जो आपके सुरक्षा परिषद है, अगर आपसे पूछे कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो तभी जब UNO का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर। UNO का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। और जो UNO सुरक्षा परिषद है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, अगर आपसे पूछे इसमें सदस्य देश कितने हैं? 193। अगर आपसे पूछे कि इसके अंग कितने हैं, तो 6। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मुख्यालय आप लोग बता दीजिए। UNO का मुख्यालय बहुत ही सिंपल है और कई बार बताया भी गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कमेंट करते नहीं हैं आप लोग। तो देखिए, कौन देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो अस्थायी सदस्य बाकी USA हो गया, यानी कि अमेरिका, चीन, रूस और फ्रांस और ब्रिटेन। ये हमारे पास 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं। उसके बाद कोई इसमें अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक, और कुल सदस्य होते हैं 15, जिसमें 5 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, जो यहाँ पे लिखे गए हैं। और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। कार्यकाल इनका 2 वर्ष होता है। अगर कोई असाधारण विधेयक है तो अस्थायी सदस्य उसका डिसीजन लेगा। असाधारण विधेयक में 5 में से 5 सदस्यों का क्या होना चाहिए? सहमति होनी चाहिए। और कोई साधारण विधेयक है, नहीं किसी मतलब का है, तो उसमें केवल अस्थायी सदस्य जो है वही डिसीजन ले लेते हैं। तो इसमें 10 में से 9 सदस्यों का सहमति होना अनिवार्य होता है। हमने बताया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1995 को हुई थी। अंग कितने हैं? तो इसके अंग 6 हैं। देश कितने हैं? सदस्य 193। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्राचीन इतिहास का है। ठीक, हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन प्रसिद्ध बंदरगाह है। तो हड़प्पा कालीन जो प्रसिद्ध बंदरगाह है ना भैया, वो है आपकी
लोथल में था। कहाँ पे? लोथल में। और जो बंदरगाह है ना, इसे क्या कहा जाता है? इसे गोदी बाड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोदी बाड़ा भी कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? पत्तन भी कहा जाता है। तो ये भी बात आप लोग रंगे हाथ याद रखेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? अगर आपसे पूछे कि जो आपके लोथल है ना, ये लोथल के बारे में अगर आपसे पूछे कि ये स्थित कहाँ पे है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे? ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। अगर आपसे पूछे कि लोथल अगर आपसे पूछे कि किस नदी के किनारे खोजा गया, तो ये भी बातें एग्जाम में पूछी गई हैं। तो ये भोगवा नदी के किनारे खोजा गया था। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे खोजा गया था। अगर लोथल के बारे में बात करें ना कि इसकी खोज किसने किया था, तो इसका खोज की थे SR राव ने, जिसको क्या बोला जाता है? रंगनाथ राव। अगर आपसे पूछे कि लोथल से किस किस चीज का साक्ष्य मिला था, तो लोथल से आप लोग ध्यान रखेंगे युगल समाधान का भी साक्ष्य मिला था। और मृदभांड, यानी कि मृदभांड का मतलब क्या होता है? मिट्टी का बर्तन। यहाँ इसका भी साक्ष्य मिला था। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हड़प्पा कालीन प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ पे है, तो भैया ये लोथल में है। लोथल का जो स्थित कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। और इसकी खोज भोगवा नदी के किनारे की गई थी। किसने किया था? SR राव ने। यहाँ से युगल समाधान और मृदभांड का साक्ष्य मिला है। ठीक, और बात कर लेते हैं बंदरगाह की हो गोदीवाड़ा, पत्तन या फिर पोर्ट भी कहते हैं। ये बातें ध्यान रखेंगे, पोर्ट कहते हैं, पोर्ट। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था। तो देखिए यहाँ पे जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इन सभी के बारे में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जैन धर्म से। और ये जो है अब इस प्रश्न में हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? जैन धर्म के बारे में। तो महत्वपूर्ण जो मौलिक सिद्धांत आपसे पूछ ले, तो वो जैन धर्म का महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा मतलब क्या हो गया कि मतलब झगड़ा, मारपीट और हिंसा, ये सभी चीजें ना करना। ठीक, और जैन धर्म के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेंगे। पहले इन जो अहिंसा है ना जैन धर्म के, इसमें जैन धर्म में 5 महाव्रत थे। कितने महाव्रत थे? 5 महाव्रत। आइए पांचों महाव्रतों को देखते हैं। जैसे सत्य हो गया, सत्य, अहिंसा हो गया, अस्तेय हो गया, यानी कि अस्तेय, अपरिग्रह। अस्तेय का मतलब चोरी ना करना। अपरिग्रह क्या हो गया? अपरिग्रह। और 5वां क्या था? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ठीक, तो ये थे यहाँ के 5 महाव्रत। जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। जैन धर्म के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पहले तीर्थंकर कौन थे या फिर जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। संस्थापक या फिर पहले तीर्थंकर, तो ये हो गए ऋषभदेव। कौन हो गया? ऋषभदेव हो गए। अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के बारे में अगर आपसे पूछे कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे, या फिर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, या फिर जैन धर्म के बारे में पूछे अंतिम तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, या फिर जैन धर्म के पूछा जाता है वास्तविक संस्थापक कौन थे, वास्तविक संस्थापक, तो ये हो गए कौन आपके? ये हो गए आपके महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। तो ये सभी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। केवल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुए। तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? अहिंसा। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मतलब हिंसा ना करना। जैन धर्म में 5 महाव्रत क्या थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये यहाँ के 5 महाव्रत थे। जैन धर्म के पहले संस्थापक या फिर जैन धर्म के जो है संस्थापक या फिर पूछे कि पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। या फिर आपसे पूछे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, या 24वें तीर्थंकर कौन थे, या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है, तो वो थे कौन? महावीर स्वामी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी महत्वपूर्ण बातें हैं। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए अपने
दोस्तों में और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाकर के इसका पीडीएफ पढ़ेंगे। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अंगीकृत किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुप्त वंश से महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि देखिए नवरत्नों के बारे में बात करें तो अगर आपसे पूछे किसके दरबार में नवरत्न रहते थे तो दो लोग के बारे में। एक तो आप लोग ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, और एक तो आप लोग को अकबर के ध्यान रखेंगे, अकबर के दरबार में भी रहते थे नवरत्न, क्योंकि आप लोग अकबर को तो जानते हैं कि हाँ इनके दरबार में नवरत्न रहते थे, क्योंकि आप लोग बचपन में अकबर बीरबल की कहानी सुनते थे, दादी अम्मा सुनाती थी, नानी सुनाती थी, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हैं कि नवरत्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी रहते थे। ठीक, अब यहाँ पे अगर आपसे अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे तो शिवाजी के दरबार में जो थे अष्टप्रधान। अगर अष्टकवि किसी के दरबार में रहते थे, 8 तेलुगु कवियों का समूह था, वो किसके दरबार में रहते थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें आप लोग बताएंगे। अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय वाला जो सीन है ना, ये इससे जो प्रश्न पूछा जाता है, अगर आप चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है इसके दरबार में ही फाह्यान आया था। कौन आया था? फाह्यान। तो ये पूछा जाता था कि फाह्यान ये किसके दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगर आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो राजकवि का नाम क्या था, तो कालिदास इनके राजकवि का नाम था कालिदास। ठीक, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपाधि थी, किस चीज की उपाधि थी, तो इनका जो अभी हमने शुरू में बताया कि विक्रमादित्य की उपाधि थी, इनकी विक्रमादित्य के इनके पास उपाधि थी। उसके बाद इनके दरबार में एक लोग रहते थे, इनके जो राजवैद्य थे यानी कि चिकित्सक कौन थे, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि धन्वंतरी इनके जो राजवैद्य थे, ये इनका नाम था धन्वंतरी, इनके राजवैद्य का नाम था। ठीक, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि देखिए किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अंगीकृत किया गया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में और अकबर के दरबार में, दोनों के दरबार में रहते थे। ठीक, और चंद्रगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि अकबर के बारे में बहुत हम लोग पढ़ लिया, कल गई क्लास में बहुत सारे प्रश्न हो गए थे। अब इनके दरबार में क्या थे? फाह्यान जो चीनी यात्री थे, किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इनके जो राजकवि हैं उनका नाम कालिदास था, और जिनके जो राजवैद्य थे उनका नाम क्या था? धन्वंतरी उनका राजवैद्य का नाम था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनकी उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपाधि विक्रमादित्य की उपाधि है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किसकी उपाधि है? विक्रमादित्य की उपाधि। ठीक, अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश का शासन सबसे कम था? तो देखिए दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें से सबसे कम जो शासन किया था वो खिलजी वंश का था। किसका वंश का? जैसे इसका नाम छोटा है खिलजी वंश, वैसे इसका शासन भी छोटा था। तो देखिए किस किस राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था, तो देखिए 5 में देखिए सबसे पहला तो था गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना किया था। गुलाम वंश जिसको दास वंश या फिर मामलुक वंश भी कहा जाता है। दूसरे पे आ जाएगा आपका खिलजी वंश, दूसरे पे कौन आ जाता है? खिलजी वंश आ जाता है। और तीसरे पे आ जाता है आपका तुगलक वंश, फिर आ जाता है आपका सैयद वंश आ जाता है, फिर आ जाता है आपका कौन सा? लोधी वंश। ठीक, सबसे लास्ट में लोधी वंश रहता है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश पूछे तो कौन हो जाएगा? पहला राजवंश पूछे तो गुलाम वंश। अगर आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था, तो लोधी वंश। अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे लंबा शासन किसने किया था दिल्ली सल्तनत पे, तो वो तुगलक वंश। अगर आपसे पूछे सबसे कम शासन किसने किया था दिल्ली सल्तनत पे, तो वो हो जाएगा कौन? आपका सैयद वंश। ठीक, तो ये 4 प्रश्न यहाँ से ऐसे ही याद रखेंगे। तो और बात करते हैं खिलजी वंश के बारे में। 1290 से 1296 इनका टाइम पीरियड होता है। कितना होता है इनका टाइम पीरियड? 1290 से 1296 इनका टाइम पीरियड होता है। और बात करते हैं खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे।
अगर आपसे पूछे कि संस्थापक कौन थे खिलजी वंश के, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे जलालुद्दीन कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी इसकी स्थापना करते हैं। ठीक, तो ये दोनों बातें आप लोग यहाँ पे अलग से याद रखेंगे। चलिए इस प्रश्न में हमने आपको क्या बताया, पढ़ लीजिए कि दिल्ली सल्तनत में किस राजवंश ने किसका शासन सबसे कम था। तो खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था, और सबसे कम अधिक समय तक शासन किसने किया था, तुगलक वंश ने किया था। और दिल्ली पे कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। 5 राजवंशों ने, सबसे पहले गुलाम वंश ने, फिर खिलजी वंश ने, फिर तुगलक वंश ने, फिर सैयद वंश ने, फिर लोधी वंश ने। लोधी वंश सबसे अंतिम में शासन करता है, और सबसे पहले दिल्ली पे शासन कौन करता है, गुलाम वंश शासन करता है। और सबसे कम समय तक सैयद वंश, और सबसे अधिक समय तक जो है तुगलक वंश शासन करता है। तो ये सभी कुल जो यहाँ पे 8-10 सवाल लिखे हैं वो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली कहाँ गया, पॉइंटर कभी कभी गायब हो जाता है इसलिए प्रॉब्लम होता है। ये जो मार्कर का पॉइंटर है ना, ये स्क्रीन पे कभी कभी गायब हो जाता है। तो देखिए डलहौजी, गायब का मतलब उसी में छुप जाता है। डलहौजी ने अवध को किस नीति से कब्जा, डलहौजी जो है ये इसकी कुष्ठ नीति थी, जिसको क्या कहते हैं, राज्य हड़प नीति। तो इसके तहत ही हड़प नीति कौन चलाया था भारत में, तो डलहौजी ने चलाया था। क्या था हड़प नीति, जिसके पास जिस राज्य के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था, या फिर जो कोई गोद लिया था, या फिर किसी और को उत्तराधिकार सौंपने वाले थे, उन सभी राज्यों को डलहौजी ब्रिटिश प्रांत में मिला लेता था कुछ। तो ये जो हड़प नीति है अवध के बारे में पूछ रहा है। अवध के बारे में हमने आपको बताया था कि किस चीज़ का आरोप लगा करके अवध को इसने मिलाया था, तो ये कुशासन का आरोप लगाया था। कुशासन का आरोप लगा करके इसे किस में मिला लिया था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और जो हड़प नीति है ना, इसके तहत सर्वप्रथम शिकार कौन हुआ था, ये पूछा जाता है कि सबसे पहले किसका विलय किया था। तो सर्वप्रथम जो शिकार हुआ था हड़प नीति का, वो हुआ था आपका कौन, सतारा हुआ था। सतारा कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में। ये सबसे पहले जो डलहौजी का हड़प नीति था उसका शिकार हुआ था। और फिर अगला प्रश्न है कि डलहौजी कहाँ गया, डलहौजी यहाँ पे है ना। डलहौजी का कुछ और काम था भारत में जो इसने किया था, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे इसने भारत में क्या चलाया था, ट्रेन चलाया था। भारत में ट्रेन चलाया तो इसके जनक कहा जाता है। इसने भारत में ट्रेन चलाया था, कब चलाया था, तो 1853 में चलाया था। और इसने क्या किया था, भारत में जो आपके थे डाक टिकट जारी किया था। तो अगर आपसे पूछे कि डाक टिकट जारी किसने किया था, तो इसने ही किया था, डाक टिकट जारी किया था। और उसके बाद इसने भारत में गोद प्रथा जो थी, गोद प्रथा, हमने बताया ना कि कोई गोद लेके नहीं शासन मतलब उत्तराधिकारी कर सकता है, तो गोद प्रथा पे इसने क्या किया था, भारत में रोक लगा दिया था कि मतलब जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो गोद लेकर के किसी बच्चे को राजा बनाते थे, जिस राजा रानी के पास बच्चे नहीं थे। तो इसने गोद प्रथा पे भी रोक लगा दिया था, ठीक, कि कोई गोद नहीं लेगा। और हड़प नीति लागू किया था, और उसके तहत जो राज्य होते थे जिनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो देखिए डलहौजी ने अवध को किस नीति से कब्जे में लिया था, तो अवध को इसने हड़प नीति से कब्जे में लिया था। और कौन सा आरोप लगाया था, तो कुशासन का आरोप लगाया था। सर्वप्रथम हड़प नीति का शिकार जो सतारा हुआ था, महाराष्ट्र में पड़ता है। ट्रेन, डलहौजी ने भारत में ट्रेन चलाया था। 1853 में डाक व्यवस्था का प्रचलन किया था। तो और गोद प्रथा पे इसने क्या किया था, रोक लगाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो देखिए जो 1857 की क्रांति, मॉडर्न हिस्ट्री से ये प्रश्न आ रहे हैं इधर लगातार। तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादातर एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कह रहा है कि किसने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी, तो सैनिकों ने। यहाँ पे इसका जवाब क्या था, सैनिकों ने। तो हाँ, सैनिकों ने ही तो शुरू किया था 1857 की क्रांति, सैनिकों या फिर सिपाहियों ने, ऐसे भी एग्जाम में मतलब ऑप्शन में रहता है। 1857 की क्रांति में अभी आपसे पूछा जाए कि सैनिकों ने कैसे शुरू किया था, तो आप लोग सभी जानते हैं कि सर्वप्रथम इसमें फांसी किसको दी गई थी, सर्वप्रथम फांसी इसकी में किसकी हुई थी, जो 1857 की क्रांति है सबसे पहले फांसी इसकी हुई थी, किसकी हुई थी, मंगल पांडे की। किसकी फांसी हुई थी, मंगल पांडे की फांसी हुई थी। अब ये कौन थे, ये सैनिक ही तो थे। मंगल पांडे कौन थे, सैनिक ही तो थे। अगर आपसे पूछे कि 1857 की जो तत्कालीन कारण थी,
1857 की जो तात्कालीन कारण क्या थी 1857 की क्रांति की, तो तात्कालीन कारण क्या थी? चर्बी युक्त कारतूस। तो हमने आपको पहले ही बताया चर्बी युक्त कारतूस थी 1857 की क्रांति का कारण थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, चर्बी युक्त कारतूस में गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक, 1857 की क्रांति के समय अगर आपसे पूछे कि भारत के इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल तो कौन थे? कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति थी, कैनिंग के समय में। ठीक, तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये बातें एग्जाम में पूछी गई हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये कहा था आपके बी.डी. सावरकर ने। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था। बी.डी. सावरकर को काला पानी की सजा भी हुई थी 1911 के आसपास। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो सैनिकों के द्वारा या फिर सिपाहियों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पहले फांसी किसने दिया? क्यों सैनिकों के द्वारा शुरू की गई थी? तो जो ये चर्बीयुक्त कारतूस है वो चलाएगा कौन? सैनिक ही तो चलाएंगे। तो विद्रोह कौन करेंगे? तो सैनिक ही तो करेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप लोग को ध्यान रखना है कि सैनिकों के द्वारा शुरू की गई थी। सबसे पहले फांसी किसको दी गई? तो मंगल पांडे की फांसी हुई थी और चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग करने की वजह से ये क्रांति शुरू हुई। अब भारत के इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। अब इसको स्वतंत्रता संग्राम कह के किसने कहा? बी.डी. सावरकर ने कहा था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस आंदोलन में तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था? क्या बात है, क्या बात है। तो भारत में इंपॉर्टेंट है 1905 की जो समय था, भारत में 1905, और इस समय शासनकाल किसका था? कैनिंग का शासनकाल था। किसके संबंध में? कैनिंग नहीं, कर्जन था भाई, गलती हो गया। 1905 में कर्जन आ गया था। इस समय शासनकाल किसका था? फ्लो में गलती हो जाता है, माफ करिएगा। कर्जन का शासनकाल था। और यहाँ पे जो तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था किस आंदोलन में पूछ रहा है ना, तो ये स्वदेशी आंदोलन में। इस समय कौन सा आंदोलन चला था? यहाँ पे इसका जवाब यहाँ पे होगा स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। ये शुरुआत कब हुई थी? 1905 में। आगे बात कर रहे हैं, अगर आपसे पूछे कि ये झंडवा जो है ना, झंडवा तिरंगा झंडा, ये जो हम लोग अभी झंडा फहराते हैं वो वाला झंडा नहीं था। इसका अगर आपसे पूछे कि रंग क्या था, तो लाल पीला नीला। ठीक, इसका रंग था लाल पीला नीला, इसका रंग था। और इसको डिजाइन अगर आपसे पूछे कि इस झंडे को डिजाइन किसने किया था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पिंगली वैंकैया इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो राष्ट्र ध्वज की डिजाइन किए थे। और इसका जो डिजाइन किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी ने किया था। और बात करते हैं कि इस आंदोलन का शुरुआत किसने किया था, तो अगर शुरुआत भी पूछे जो स्वदेशी आंदोलन, ये भी आपके महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी शुरू करते हैं। और अगली बात आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि स्वदेशी आंदोलन इसमें शुरू कब हुआ था, स्वदेशी आंदोलन अगर आपसे पूछे कि बात करें इसमें शीर्षक गीत क्या थी, स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत क्या थी, तो इसमें शीर्षक गीत थी वंदे मातरम। ये भी बातें एग्जाम में पूछी गई हैं। वंदे मातरम इसका शीर्षक गीत था और ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि किस आंदोलन में तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो 1905 में कर्जन के समय स्वदेशी आंदोलन चला था, इसमें तिरंगा झंडा फहराया गया था। स्वदेशी आंदोलन किसने चला था? महात्मा गांधी ने। और ये तिरंगा झंडा, इसका रंग भी पूछा जाता है, तो लाल, गलत हो गया, लाल पीला नीला नहीं था, लाल हरा पीला था, सॉरी, लाल हरा पीला इसका जो झंडा था वो लाल हरा पीला था। और इसका डिजाइन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और स्वदेशी जो आंदोलन है ना, ये जो है इसका शीर्षक गीत क्या था? वंदे मातरम। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है क्या खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था? तो देखिए मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कब? मार्च 1919 में। अगर इसका गठन पूछे किसने किया था, तो खिलाफत आंदोलन का, तो दो लोगों ने, एक तो मोहम्मद अली और कौन? शौकत अली।
मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसका गठन किया था, खिलाफत आंदोलन का। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, मोहम्मद अली और शौकत अली को, इन्हें कहा जाता है अली बंधु। क्या कहा जाता है इन्हें? अली बंधु कहा जाता है इन्हें ही। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का। अगर आपसे पूछे कि ये खिलाफत समिति का गठन कहाँ पे हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, मुंबई में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इस जो खिलाफत समिति था इसका उद्देश्य क्या था, तो अजीब उद्देश्य था। तुर्की में खलीफा पद था उसको समर्थन देना इसका उद्देश्य था। क्या था? तुर्की में खलीफा पद को समर्थन पहुंचाना इसका क्या था? उद्देश्य था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि खिलाफत आंदोलन गठन कब किया गया, तो मार्च 1919 में इसका गठन किया गया था। और इसका गठनकर्ता कौन है? मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें सम्मिलित रूप से अली बंधु भी कहा जाता है। कहाँ गठन किया गया था? तो मुंबई में इसका गठन किया जाता है। और उद्देश्य क्या था? तुर्की में खलीफा पद को क्या करना? समर्थन देना इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है ना माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में है। कहाँ पे? नेपाल में है। और बात करें ये किस पर्वत में अंदर, किस पर्वत श्रृंखला में है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये स्थित कहाँ पे? हिमालय में। तो जो माउंट एवरेस्ट है ना, ये विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, और ये नेपाल की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछे कि जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं? नेपाल में, तो नेपाल में यहाँ पे नोट करेंगे, नेपाल में इसका क्या नाम होता है? तो नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तिब्बत में इसे क्या नाम दिया गया? तिब्बत में इसे क्या बोलते हैं? चेमो लुंगमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेमो लुंगमा बोलते हैं। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किसको बोलते हैं? जो आपके माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में क्या बोलते हैं? चेमोलुंगमा बोलते हैं। ठीक, अगली बात आप लोग क्या याद रखेंगे कि इसका पुराना नाम क्या है। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे कि जो माउंट एवरेस्ट है इसका पुराना नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका पीक 15 पुराना नाम क्या है? पीक 15 इसका पुराना नाम है। पीक 15 इसका पुराना नाम है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट किस देश में है? ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल में है। और बात करते हैं कि ये विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल की भी सबसे ऊंची चोटी है। कौन? माउंट एवरेस्ट। ये हिमालय में स्थित है और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं और तिब्बत में इसे चेमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। 8,848 किलोमीटर इसकी एवरेज ऊंचाई है। अगर इसकी मतलब ऊंचाई की बात करें, हाइट, तो 8,848 मीटर इसकी हाइट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्या? हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो देखिए 1867-68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1967-68 में। 1967, कभी कभी गलत हो जाता है जिसके लिए क्षमा चाहते हैं, गलत होने नहीं देंगे, क्योंकि जब रिवीजन करते समय हम गलती देख लेते हैं कहाँ पे हुआ है, तो टेंशन मत लीजिएगा। हरित क्रांति की बात करें जनक के बारे में, यहाँ पे प्रश्न आता है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इनके जनक अगर विश्व में पूछे, हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के विश्व में जनक थे वो नॉर्मन बोरलॉग थे। कौन थे? यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग थे। अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति के अगर भारत में जनक पूछ ले, भारत में, तो भारत में इनके जनक कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन इनके जनक माने जाते हैं। ये सभी इकोनॉमी के प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि ये शुरू कब हुआ था, तो भारत में हमने बताया 1867-68 में। इस समय क्या चल रही थी भारत में? योजना अवकाश चल रही थी। पंचवर्षीय योजना जब चल रहा था तो बीच में योजना अवकाश चला था। तो योजना अवकाश के बारे में आप लोग 3 साल का योजना अवकाश था। कब से था? 1966 से लेकर के 1969 तक था। ठीक, इसके बीच में ये चलाई गई थी। और हरित क्रांति का अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रभाव, ये सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि
हरित क्रांति किससे संबंधित था? तो खाद्यान्न फसलों से संबंधित था। सर्वाधिक अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति में प्रभाव किस में पड़ा था, तो सबसे पहले जो प्रभाव, सबसे ज़्यादा प्रभाव था वो गेहूं की फसल पे पड़ा था, फिर चावल पे पड़ा था, फिर आगे दालों पे पड़ा था, दालों पे पड़ा था, दाल। फिर तीसरे नंबर पे दाल थे, दलहन फसलें थी। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। शुरू किए थे योजना अवकाश में। कब? योजना अवकाश 1966 से 69, 3 वर्ष की योजना अवकाश होती है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि योजना अवकाश कितने साल तक चला था, कब से कब तक चला था। और जनक के बारे में, विश्व में जनक हरित क्रांति के पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। अगर भारत में पूछे तो एम एस स्वामीनाथन है। और बात करते हैं सर्वप्रथम सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूं की फसल पे पड़ा था, और दूसरे नंबर पे चावल की फसल पे पड़ा था, तीसरे नंबर पे दालों पे पड़ा था हरित क्रांति का प्रभाव। अगला प्रश्न कि कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो देखिए ये वाणिज्यिक बैंक नहीं, ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है और ये इकोनॉमी का प्रश्न है, क्योंकि बैंक वगैरह हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं। हरित क्रांति इकोनॉमी का प्रश्न है और विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे जीएस के आपके सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो रहा है। तो ये जीएस के सभी सब्जेक्ट के रिवीजन करने वाला क्लास है। तो ये सिडबी जो है वाणिज्यिक बैंक नहीं है, ये ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है भाई। तो इस वजह से आप लोग, क्योंकि यहाँ पे जहाँ से ये प्रश्न लिया गया था वहाँ इसका जवाब क्या था? सिडबी। क्योंकि सिडबी वैसे भी वाणिज्यिक बैंक नहीं है, ये आप सभी लोग जानते हैं। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, सिडबी का मुख्यालय के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप लोग सभी जानते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पे? लखनऊ में। अगर आपसे पूछे कि सिडबी की जो स्थापना कब हुई थी, तो ये लोन देता है। तो सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। कब हुई थी? 1990 में। और नाबार्ड के बारे में पूछा जाता है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। नाबार्ड के बारे में, नाबार्ड ये भी लोन देता है कृषि से संबंधित। तो अगर आपसे पूछे स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और इस नाबार्ड के बारे में ध्यान रखेंगे, इसका मुख्यालय पूछ ले, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो नाबार्ड की स्थापना में एक चीज़ और पूछी जाती है कि इसकी स्थापना किस समिति के सिफारिश पे की गई थी? इस दर्द ये दिल की सिफारिश अब कर दे कोई, यहाँ मिल जाए मुझे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि नाबार्ड की जो स्थापना है वो शिवरमन समिति के सिफारिश पे की गई थी। शिवरमन समिति के सिफारिश पे। आप लोग बता दीजिए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे भारत में कौन सा महत्वपूर्ण काम किया गया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को जरूर याद होना चाहिए। तो देखिए कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो सिडबी जो है ऑप्शन में ये था, लेकिन यहाँ पे प्रश्न जाए तेल लेने, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो प्रश्न इससे संबंधित जो पढ़ने वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में। स्थापना कब हुआ था? 1990 में। अगला बात है नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो ये 12 जुलाई 1982 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। और सिफारिश कब हुई थी? किस समिति ने? शिवरमन समिति के सिफारिश पे स्थापना। बहुत घंटी बज रहा है, मैं क्या करूं। अगला प्रश्न कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो जो भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है ये पूछ रहा है। तो जो अब पढ़ते हैं प्रश्न, इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न है, इंडियन ज्योग्राफी से ही है। तो देखिए भारतीय मानक समय और यहाँ पे दो चीज़ है, ग्रीनविच माध्य समय। देखिए जो भारतीय मानक समय इसे IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ग्रीनविच माध्य GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम इसे बोलते हैं। जो IST को जो रिप्रेजेंट करने वाली रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे नोट करेंगे 82.5 डिग्री 30 मिनट, ये हो गया 82.5 डिग्री, क्या हो गया? पूर्वी देशांतर। यहाँ पे पूरा आप लोग ध्यान रखेंगे पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर, ठीक। अगर आपसे GMT कौन सी रेखा होती है? तो ये होती है 0 डिग्री, क्या होती है? 0 डिग्री देशांतर को रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीनविच माध्य टाइम या फिर GMT बोलते हैं, ठीक। ये बातें हो गई।
अब बात कर रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा जो ग्रीनविच समय से कितना आगे है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट, इतना ये आगे है। ठीक, अब हम लोग एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो IST रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय रेखा है, वो भारत के कितने राज्यों से जाती है, तो ये बात एग्जाम में पूछी जाती है। तो भारत की ये 5 राज्यों से होके जाती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। आइए देखिए कौन कौन सा। एक तो आपका उत्तर प्रदेश से जाता है, फिर मध्य प्रदेश में जाता है, मध्य प्रदेश से अलग होता है क्या? छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे भी चला जाता है छत्तीसगढ़ के बाद ये सीधे घुसता है उड़ीसा में, उड़ीसा के बाद ये कहाँ पे चला जाता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से ये 5 राज्यों से जाता है। चलिए रिवीजन करते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे, तो ये 5.5 घंटा आगे है। IST जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, 82.30 डिग्री 30 मिनट होती है, 82 डिग्री 30 मिनट होती है पूर्वी देशांतर, और GMT 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। और IST जो कितनी राज्यों से जाती है? भारत के 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से जाती है। अगला प्रश्न कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? बहुत ही गजब का प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न इकोनॉमी का है, लेकिन ये आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए जनसंख्या वितरण, देखिए जनसंख्या कहाँ पे होती है? हमारे प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग पढ़ेंगे, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सभी जो सभ्यताएं हैं ये कहाँ पे विकसित हुई हैं? यानी कि मानव ने कहाँ पे रहना पसंद किया है? जहाँ पे उनको पानी मिल जाए, जल मिल जाए, पानी मिल जाए, भोजन मिल जाए, और क्या हो जाए, उनको शिकार करने के लिए, खाने पीने, जहाँ उनकी आवश्यकता की चीज़ें मिल जाएं। अभी तो वर्तमान समय की बात हो रही है, तो जहाँ पे मनुष्य रहना कहाँ पे पसंद करेगा? जहाँ पे क्या होगा? जलवायु बढ़िया होगा। अब मनुष्य थोड़ी ना रेगिस्तान में जाके रहेगा। कोई रहता है क्या रेगिस्तान में? या फिर मंगोलिया चीन में सहारा मरुस्थल कोई जाके रहता है? नहीं रहता है ना। और जो थार मरुस्थल है, यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। जहाँ पे जलवायु यानी कि वर्षा हो, ठंडी हो, गर्मी हो, वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे। तो जनसंख्या प्रभावित करने वाला कारक है, सबसे पहले तो जलवायु हो गया, उसके बाद स्थलाकृति। स्थलाकृति भी बहुत मायने रखता है। अब क्या पर्वतों पे जाकर, पहाड़ियों पे, ऊंची ऊंची चोटियों पे नहीं ना कोई रहेगा। स्थलाकृति बहुत ही ज़्यादा, मतलब समतल भूमि हो, रहने लायक हो, वहाँ पे क्या उद्योग हो सके, कोई आदमी क्या कर सके, कोई व्यापार कर सकते, कहीं पे आने जाने की सुविधा हो। ठीक, तो स्थलाकृति यहाँ की बढ़िया होनी चाहिए। अब कोई समुद्र में जाके थोड़ी ना बसर करेगा। ठीक, तो इसी वजह से स्थलाकृति यहाँ की बढ़िया होनी चाहिए। उसके बाद आपको स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। अभी हमने बताया ना कि स्वच्छ पानी होनी चाहिए। कई जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे पानी नहीं मिलता है, जैसे लद्दाख वगैरह में चले जाएंगे, वहाँ पे बर्फ़ होता है, पानी की कोई चांस नहीं होती। पहाड़ों पे पानी नहीं मिलता है, पठारों पे पानी नहीं मिलता है। और ऐसी जगह पे जहाँ पे खनिज यानी कि व्यापार हो सके, खनिज यानी कि कोई खनिज जहाँ पे खोद करके निकाला जाता है, वहाँ पे भी लोग ज़्यादा निवास करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को, ये सभी चीज़ें जनसंख्या वितरण को, यानी कि जनसंख्या कहाँ कहाँ रहेगा, उसको प्रभावित करता है। ठीक, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हो गई? जलवायु हो गया, स्थलाकृति हो गया, स्वच्छ पानी हो गया, खनिज हो गया। आप लोग खाली एक बात बता देंगे कि ये जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ये एक बात हमें बता दीजिए बस, और कुछ नहीं पूछना। अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। कोसी नदी को बिहार का कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कोसी नदी के बारे में क्या प्रश्न क्या पूछ सकता है? अगर आपसे पूछे कि उसका उद्गम कहाँ से होता है, क्यों इसको बिहार का शोक कहा जाता है? क्योंकि ये रातों रात क्या होता है, ये अपना जो रास्ता है वो बदल लेती है। आज जा रहा है यहाँ पे खलीलाबाद से, कल को कहाँ से, मगहर से जाने लगेगा। तो खलीलाबाद और मगहर मेरे नज़दीकी शहर का नाम है, तो इस वजह से ले लिया। तो उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम ये गोसाई धाम चोटी से होता है। गोसाई धाम चोटी, और गोसाई धाम चोटी कहाँ पे है? यहाँ पे नहीं, नेपाल के आसपास में है, नेपाल में ही है शायद। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है?
बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? उड़ीसा का शोक पहले कहा जाता है, उड़ीसा का शोक पहले महानदी को कहा जाता है, लेकिन अब बहुत सारे बांध परियोजनाएं नदियों पे बना दी जा रही हैं ताकि वहाँ पे बाढ़ वगैरह का प्रकोप ना हो, और वो जीवन रेखा का काम कर रही हैं। तो उड़ीसा का शोक पहले कहा जाता था, आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, महानदी को कहा जाता था। ठीक, महानदी। अब ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है। ठीक, और आगे बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि चीन का शोक किसे कहा जाता है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये वांगो नदी को कहा जाता है, वांगो नदी, जिसको क्या बोलते हैं, पीली नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीली नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जल पीला होता है। ठीक, तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। उद्गम इसका गोसाई धाम चोटी से होता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, और उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। चीन का शोक ये वांगो नदी या फिर पीली नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा मिलती है? देखिए, जो पंचवर्षीय योजना भारत में चलाई जा रही थी ना, अगर आपसे पूछे कि पंचवर्षीय योजना भारत में तैयार कौन करता था, तैयार, तो वो करता था आपका योजना आयोग। कौन करता था? योजना आयोग। योजना आयोग के बारे में क्या पूछेगा, किसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं अध्यक्ष इसके? प्रधानमंत्री। और क्या पूछेगा? योजना आयोग, हाँ, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। स्थापना 1950। और जो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति दी जाती थी, वो दी जाती थी आपकी किसके द्वारा? वो दी जाती थी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसके द्वारा दी जाती थी? अंतिम स्वीकृति की बात करें, यहाँ पे है ना अंतिम स्वीकृति। अगर आपसे पूछे कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी जाती है। इसकी स्थापना पूछे कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। और इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रधानमंत्री जी होते हैं। और हाँ, इन दोनों को बात याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछे नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग अब योजना आयोग की जगह पे इसकी स्थापना 2015 को होती है। और बात करते हैं इसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो इन तीनों चीज़ों के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, बाय डिफॉल्ट इसके अलावा कोई नहीं होगा, यही तीनों होंगे। सॉरी, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? तो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम जो स्वीकृति है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी जाती है। स्थापना राष्ट्रीय विकास परिषद को 1952 में हुई थी, और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन अध्यक्ष होते हैं इसके? बाय डिफॉल्ट प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग 2015 में बना था, और प्रधानमंत्री इस नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं। और जो पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम करता है, जैसे अभी कोई दुल्हन हो, उसको साड़ी पहना दिया जाए, गहना पहना दिया जाए, पुट्टी कर दिया जाए गाल पे, वो हो गई तैयार। तो जो पंचवर्षीय योजना है ना, इसको तैयार करने का काम योजना अवकाश का होता था। किसका? योजना अवकाश का। 1950 में इसकी स्थापना, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। अब वर्तमान समय में योजना आयोग, भैया अवकाश नहीं, वर्तमान समय में योजना आयोग है नहीं, उसके जगह पे क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। इसको सरकार का थिंक टैंक भी बोलते हैं। देश की अर्थव्यवस्था प्रारंभ में किस में निर्भर होती है? तो देश की अर्थव्यवस्था, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, तो वो प्रारंभ में प्राथमिक क्षेत्र पे निर्भर होती है। ये बात एग्जाम में पूछा गया। प्राथमिक क्षेत्र, या फिर प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कृषि क्षेत्र बोलते हैं। जो किसी भी देश की जो प्रारंभ में अर्थव्यवस्था होती है ना, वो कृषि पे निर्भर होती है। और कृषि में क्या क्या चीज़ें आता है? तो वही खेती करना केवल कृषि क्षेत्र में नहीं आता है, खेती तो आता ही है, साथ में मत्स्य पालन भी आता है, मत्स्य पालन भी आता है। और साथ में वो क्या बोलते हैं, मत्स्य पालन हो गया, वो क्या बोलते हैं, खनन भी आता है, इसमें खनन भी आता है। मत्स्य पालन हो गया, खनन भी आता है, वन भी आता है। और जो एक और छूट रहा है, वो क्या छूट रहा है? और अगला है आपका पशुपालन। मत्स्य पालन और पशुपालन भी इसमें आता है।
अगला प्रश्न हम लोग क्या देखेंगे, प्राथमिक अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र और आपका है द्वितीयक क्षेत्र। और द्वितीयक क्षेत्र में कुछ आपको पढ़ना नहीं है। जो प्राथमिक क्षेत्र की जो चीज़ें होती हैं उनको अगर कहीं पे भी कुछ निर्माण करके बना दिया गया, जैसे किसी फैक्ट्री में, जैसे कृषि क्षेत्र से आप लोग गेहूं ले लीजिए, अब गेहूं का क्या कर दिया गया, ब्रेड बना दिया गया, ठीक, या फिर और भी खाने की चीज़ें, चीनी ले लीजिए, वहाँ पे गन्ने में क्या होगा, राइस मिल में जो चीनी बनी उसे लॉलीपॉप बना दिया गया, मिठाई बना दिया गया, कुछ भी बना दिया गया, यानी कि उसका कुछ भी निर्माण करके बना दिया गया, तो वो सीधे वहाँ पे ध्यान से कहाँ पे आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में। तो इसी वजह से इसको निर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं या फिर ये औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक। और बात करते हैं जो तृतीयक क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का, तृतीयक क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का, ये इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सेवा क्षेत्र बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, जैसे आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, आपका कोचिंग संस्थान हो गया, और आपका क्या हो गया, और परिवहन हो गया, और होटल हो गया, आपका होटल हो गया। उसके बाद हो गया क्या, होटल हो गया, परिवहन, होटल, और एक चीज़ और आप लोग बैंक हो गया, बैंक। ये सभी किस में आ जाएंगे, अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र में आ गया। संचार हो गया, जो आप लोग टेलीफोन से बात करते हैं बाबू से, संचार हो गया। तो ये सभी अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र में आते हैं। आइए चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि किसी भी देश की प्रारंभ में अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर होती है, प्राथमिक क्षेत्र पे, जिसे कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। कृषि, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कृषि आती है, मत्स्य पालन आता है, खनन आता है, वन आता है, पशुपालन होता है, ठीक। और द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, निर्माण क्षेत्र बोलते हैं, ठीक। कोई भी चीज़ें अगर इसमें बनाई जा रही है तो वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इसे सेवा क्षेत्र बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सेवा क्षेत्र, एग्जाम में पूछा भी गया है। और इसके अंतर्गत जैसे स्कूल हो गया, परिवहन हो गया, होटल हो गया, बैंक हो गया, संचार क्षेत्र हो गया, ये सभी किस में आते हैं, तृतीय क्षेत्र के, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है कि सलाल परियोजना किस नदी पे बना हुआ है। तो परियोजनाओं के बारे में पूछी जाती है प्रश्न की किस नदी पे कौन सी परियोजना बनी है। तो जो सलाल परियोजना है चिनाब नदी पे बना हुआ है, चिनाब नदी पे बना हुआ है। अगर आपसे पूछे कि तुलबुल परियोजना कहाँ पे बना हुआ है, तुलबुल परियोजना किस नदी पे बना हुआ है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, तुलबुल जो है ये आपके झेलम नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे, झेलम नदी पे। अगर आपसे पूछे कि टिहरी परियोजना किस नदी पे बना हुआ है, टिहरी परियोजना किस नदी पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है टिहरी जो है भागीरथी नदी पे। किस नदी पे, भागीरथी नदी पे बना हुआ है। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे तुलबुल परियोजना, तुलबुल तो हो गया, माता टीला परियोजना अगर आपसे पूछे, माता टीला परियोजना किस नदी पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है बेतवा नदी पे। किस नदी पे, बेतवा नदी पे बना हुआ है। तो ये भी बातें आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो ये एग्जाम में भी पूछा गया। नागार्जुन सागर बांध नहीं भाई, नागार्जुन सागर बांध भी हो जाएगा, कुछ गलत हो गया क्या, नागार्जुन बांध अगर आपसे पूछे किस नदी पे बना हुआ, तो कृष्णा नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे, कृष्णा नदी पे बना हुआ है, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि सलाल परियोजना किस नदी पे है, तो ये चिनाब नदी पे है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे, झेलम नदी पे है। और टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पे है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे है। और नागार्जुन बांध ये कृष्णा नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे, कृष्णा नदी पे बनाया गया है, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो, हमने पूरी मेहनत के साथ इसको पढ़ाया, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। इसी तरह के रोज़ रोज़ क्लास पाने के लिए, रोज़ इस क्लास का आनंद लेने के लिए धन्यवाद।